नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से अपील है और चैनल पर नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब अवश्य करके जाइए। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। मैं इसे घर ले जाना चाहता हूँ। माँ के लिए एक सड़क किनारे ढाबा चलाने वाली महिला जो रोज़ निस्वार्थ भाव से एक बेघर बच्चे का पेट भरती थी। उसे अंदाजा भी नहीं था कि वह बच्चा असल में कौन है। वो बस इंसानियत के नाते उसकी मदद करती रही। लेकिन एक शांत सुबह उसकी छोटी सी दुकान के सामने अचानक 4 लग्जरी एसयूवीज का काफिला आकर रुका और पल भर में उसकी पूरी दुनिया बदल गई। आखिर कौन थे वह लोग जो उस बच्चे को ढूंढते हुए वहां पहुंचे थे, और उसे बेसहारा दिखने वाले बच्चे का उन अमीर लोगों से क्या गहरा रिश्ता था। दोस्तों, इसलिए को छूने वाली कहानी की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। शहर के एक शोर शराबे वाले इलाके से दूर, जहां ऊंची ऊंची इमारतों के बीच एक वीरान और अधूरी बनी हुई बिल्डिंग खड़ी थी, वहां 8 साल का नन्हा आर्यन नाता था। सुबह की पहली किरण अभी ठीक से खिली भी नहीं थी, लेकिन आर्यन की नींद खुल चुकी थी। वह उस ठंडे धूल भरे फर्श पर लेटा था जिसे वह और उसकी माँ अपना घर कहते थे। उसके बगल में एक पुराने चटाई पर उसकी माँ वैदेही लेटी हुई थी। कभी जिस वैदेही की आंखों में जीवन की चमक हुआ करती थी, आज वह किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रही थी और इतनी कमजोर हो चुकी थी कि अपना सिर भी मुश्किल से उठा पाती थी। आर्यन ने अपनी माँ की ओर देखा। वैदेही की सांसें भारी चल रही थी। उसने धीरे से माँ के माथे पर अपना नन्हा हाथ रखा। वैदेही ने अपनी आंखें खोली और एक फीकी मुस्कान के साथ उसे देखा। आर्यन, उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, बेटा बाहर संभल कर जाना और जल्दी घर आ जाना। आर्यन ने माँ का हाथ अपने गाल से लगाया और फुसफुसाया, हाँ माँ, मैं ध्यान रखूंगा। आज मैं हम दोनों के लिए खाना जरूर लाऊंगा। आर्यन अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो गया था। उसे याद भी नहीं था कि आखिर बार उसने कब पेट भरा खाना खाया था, लेकिन उसे अपनी माँ की चिंता थी। वह जानता था कि अगर माँ को कोई दवाई और खाना नहीं मिला तो वह और बीमार हो जाएगी। नंगे पैर वह उस अधूरी इमारत से बाहर निकला और शहर की तपती हुई सड़कों पर चल पड़ा। सड़क पर गाड़ियाँ तेजी से दौड़ रही थी। लोग अपने काम में व्यस्त थे। आर्यन की छोटी सी परछाई बड़ी इमारतों के नीचे कड़ी कोसी गई थी। वो एक महिला के पास गया जिसके हाथ में सब्जियों का थैला था। आंटी, प्लीज थोड़ी मदद कर दीजिए, आर्यन ने अपनी मासूम आंखों से देखते हुए कहा। महिला ने उसे एक पल के लिए देखा, फिर मुंह फेर कर ऐसे आगे बढ़ गई जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। आर्यन का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह एक चाय की दुकान के पास खड़े आदमी के पास गया। अंकल, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दिला दीजिए, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। आदमी ने हाथ के इशारे से उसे दूर हटने को कह दिया। बिना उसकी ओर देखे हर इनकार, हर झिड़क आर्यन के नन्हे दिल पर एक पत्थर की तरह लगती थी। कुछ लोग उसे दया की नज़र से देखते तो कुछ घृणा से, लेकिन किसी के हाथ मदद के लिए आगे नहीं बढ़े। दोपहर की धूप अब तेज हो चुकी थी। उसके नन्हे पैर जल रहे थे, गला सूख रहा था, लेकिन वह खुद से यही कह रहा था, माँ को भूख लगी होगी, मुझे रोकना नहीं है। चलते चलते उसकी नज़र सड़क के किनारे एक छोटी सी खाने की दुकान पर पड़ी। यह एक साधारण सा ढाबा था जहाँ से दाल और चावल की सौंधी खुशबू आ रही थी। वो खुशबू आर्यन के खाली पेट में मरोड़ पैदा कर रही थी। वो डरते डरते उस दुकान के पास गया और वहाँ रखी एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर जाकर बैठ गया। उसने कुछ मांगा नहीं, बस अपने घुटनों पर हाथ रखकर चुपचाप आने जाने वाले लोगों को देखने लगा। उस दुकान की मालकिन का नाम नीलम था। वह एक 25 साल की मेहनती लड़की थी जो अकेले में दम पर यह दुकान चलाती थी। अपनी खुद की चिंताओं और आर्थिक तंगी के बावजूद नीलम के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। दोपहर की भीड़ कम होने के बाद नीलम दुकान के बाहर बर्तन धोने आई। तभी उसकी नज़र बेंच पर बैठे उस छोटे से बच्चे पर पड़ी। आर्यन के कपड़े मैले थे, शरीर दुबला पतला था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी और गहराई थी जिसने नीलम को रोक दिया। वो अपना काम छोड़कर धीरे धीरे उस बच्चे के पास गई। नमस्ते, नीलम ने बहुत प्यार से झुकते हुए पूछा। मेरा नाम नीलम है, तुम्हारा क्या नाम है बेटा?
आर्यन ने धीरे से अपना सिर उठाया और नीलम की ओर देखा। उसकी आवाज़ काँप रही थी। आर्यन, नीलम ने मुस्कुराते हुए पूछा, आर्यन, तुम यहाँ अकेले क्या बैठे हो? क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? आर्यन ने अपनी नज़र झुका ली और अपनी उंगलियों से खेलने लगा। फिर उसने बहुत धीमी आवाज़ में, जो लगभग एक फुसफुसाहट थी, कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। यह शब्द सुनकर नीलम का दिल पसीज गया। उसने महसूस किया कि यह बच्चा सिर्फ भूखा नहीं है, बल्कि किसी गहरे दर्द को अपने सीने में छिपाए हुए है। नीलम का दिल उस बच्चे की मासूमियत और भूख को देख पिघल सा गया। उसने बिना कोई और सवाल किए दुकान के अंदर कदम रखा और एक स्टील की प्लेट में गर्मा गर्म दाल चावल और थोड़ी सी सब्जी परोसी। खाने की माप से उठती खुशबू ने आर्यन की भूख को और बढ़ा दिया। नीलम बाहर आई और प्यार से प्लेट बेंच पर रखते हुए बोली, लो बेटा, पहले पेट भर के खा लो। आर्यन की आंखों में एक पल के लिए चमक आ गई। उसने शुक्रिया दीदी कहा, लेकिन उसने खाने का एक निवाला भी मुंह में नहीं डाला। वह बस खाने को देखता रहा, जैसे वह कोई बहुत कीमती खजाना हो। फिर उसने हिचकिचाते हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाई और बहुत धीमी आवाज़ में पूछा, दीदी, क्या आप इसे पैक कर देगी? मेरे पास ले जाने के लिए कुछ नहीं है। नीलम हैरान रह गई। एक भूखा बच्चा जिसके सामने खाना रखा हो, वो उसे खाने के बजाय घर ले जाने की बात कर रहा था। क्यों बेटा, तुम अभी क्यों नहीं खा रहे हो? नीलम ने अचरज से पूछा। आर्यन ने प्लेट को अपने नन्हे हाथों से कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे डर हो कि कोई छीन न ले। उसने सिर झुकाकर कहा, मैं इस घर ले जाना चाहता हूँ, माँ के लिए। यह सुनकर नीलम का गला भर आया। उसे समझ नहीं आया कि क्या है कहे, लेकिन उसे इतना समझ आ गया कि यह बच्चा सच बोल रहा है। वह तुरंत अंदर गई और खाने को एक प्लास्टिक की थैली में अच्छे से पैक कर दिया। साथ में 2 रोटियां भी रख दी। जैसे ही आर्यन को वह पैकेट मिला, उसने उसे अपनी छाती से ऐसे लगा लिया जैसे दुनिया की सबसे अनमोल चीज़ मिल गई हो। भगवान आपका भला करे दीदी, कहकर वो वहाँ से दौड़ पड़ा। नीलम उसे जाते हुए देखती रही। उसके मन में हजारों सवाल थे, लेकिन उस बच्चे की हड़बड़ाहट बता रही थी कि कोई उसका बेसब्री का इंतजार कर रहा है। आर्यन अपने नन्हे पैरों से जितनी तेज दौड़ सकता था, दौड़ा। वो उस अधूरी इमारत के अंधेरे कोने में पहुंचा, जहां वैदेही लेटी हुई थी। वह बहुत कमजोर लग रही थी। उसकी आंखें आधी खुली थी। माँ देखो, मैं आ गया, आर्यन ने हाँफते हुए कहा। उसने जल्दी से वह खाने को पैकेट वैदेही के पास रखा और कोने में पड़े पानी के मटके से एक पुरानी प्लेट धोकर ले आया। अपने कांपते हाथों से उसने खाना प्लेट में निकाला। माँ उठो, थोड़ा खा लो, उसने वैदेही के कंधे को हिलाते हुए कहा। वैदेही में इतनी भी ताकत नहीं थी कि वह खुद उठकर बैठ सके। आर्यन ने उसे सहारा देकर थोड़ा ऊपर उठाया और दीवार से टिका दिया। फिर एक माँ की तरह उसने चावल और दाल को अपने छोटे हाथों से मिलाया और पहला निवाला वैदेही के मुंह से के पास ले गया। वैदेही की आंखों से आंसू बह निकले। जिस बेटे को उसे पालना चाहिए था, आज वह उसे खिला रहा था। वह धीरे धीरे चबाने लगी। आर्यन बड़े धैर्य से उसे खिलाता रहा, हर निवाले के बाद इंतजार करता कि माँ उसे निगल ले। जब वैदेही ने थोड़ा सा खा लिया और पानी पी लिया, तब जाकर आर्यन ने उसी थाली में बचा हुआ खाना खाया। वह जमीन पर बैठा था, लेकिन उसे लग रहा था कि आज का खाना सबसे स्वादिष्ट है। शाम को जब वैदेही में थोड़ी जान आई, उसने आर्यन से पूछा, बेटा, यह खाना कहाँ से आया? आर्यन ने मुस्कुराते हुए बताया, सड़क किनारे एक दुकान है माँ, वहाँ एक नीलम दीदी है, मैंने बस उनसे मदद मांगी थी। उन्होंने मुझे यह खाना दिया और डांटा भी नहीं। वैदेही ने हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाई, हे ईश्वर, उस बेटी को हमेशा खुश रखना। जिसने मेरे बेटे की भूख मिटाई, उसका दामन कभी खाली ना हो। उधर शहर के दूसरे हिस्से में नीलम अपने छोटे से एक कमरे के घर में अपनी दिन भर की कमाई गिन रही थी। वह थकी हुई थी, पैर दुख रहे थे, लेकिन उसका मन बार बार उस बच्चे आर्यन की ओर भाग रहा था। उसने अपनी गुल्लक में कुछ सिक्के डाले और अपने पढ़ाई के अधूरे सपने के बारे में सोचा। उसकी भी जिंदगी आसान नहीं थी। अगले महीने का किराया और कॉलेज की फीस का बोझ उसके सिर पर था। फिर भी उसे आज एक अजीब का सुकून मिल रहा था। कम से कम आज वह बच्चा भूखा नहीं सोया होगा।
उसने मन ही मन सोचा और सोने की कोशिश करने लगी। अगले दिन और उसके बाद के दिनों में भी आर्यन का नीलम की दुकान पर आना एक नियम सा बन गया। वह अब सिर्फ वहाँ मदद मांगने नहीं आता था, बल्कि नीलम के काम में हाथ बटाने की कोशिश करता। एक दिन नीलम ने उसे रोक कर कहा, आर्यन सुनो, तुम्हें रोज़ यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है। तुम रोज़ यहाँ आना, मैं तुम्हारे और तुम्हारी माँ के लिए खाना हमेशा रखूँगी। आर्यन की आंखों में अविश्वास और खुशी के आंसू तैरने लगे। सच्ची दीदी, रोज़? हाँ रोज़, नीलम ने दृढ़ता से कहा। जब तक मैं हूँ, तुम और तुम्हारी माँ भूखे नहीं रहोगे। उस दिन आर्यन को लगा कि शायद भगवान ने उसकी सुन ली है। उसे नहीं पता था कि नीलम का यह छोटा सा वादा न केवल उसकी और वैदेही की जिंदगी बदलने वाला था, बल्कि यह उस खोए हुए अतीत का दरवाज़ा भी खोलने वाला था, जिसका इंतजार वैदेही बरसों से कर रही थी। हफ्तों गुजर गए और आर्यन अब नीलम की दुकान का एक अटूट हिस्सा बन गया था। वह स्कूल तो नहीं जा पाता था, लेकिन दुकान पर छोटे मोटे काम करके उसे एक अलग खुशी मिलती थी। एक दोपहर नीलम ने खाने का पैकेट पैक करते हुए आर्यन से कहा, आर्यन, क्या आज मैं तुम्हारी माँ से मिल सकती हूँ? मुझे देखना है कि उनकी तबीयत कैसी है। आर्यन का चेहरा खिल उठा। हाँ दीदी, माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होगी। शाम को दुकान जल्दी बंद कर नीलम आर्यन के साथ उस वीरान इमारत की ओर चल पड़ी। जब उसने उस छोटे अंधेरे कमरे में कदम रखा तो वहाँ की गरीबी और वैदेही की हालत देखकर उसका दिल भर आया। वैदेही पुरानी चटाई पर लेटी थी, बेहद कमज़ोर, लेकिन उसके चेहरे पर एक सौम्य आभा भी। नीलम ने झुंझकर उससे पैर छुए। वैदेही ने कांपते हाथों से उसे आशीर्वाद दिया। जीती रहो बेटी, तुमने मेरे बच्चे को भूखा नहीं सोने दिया। भगवान तुम्हारी झोली हमेशा खुशियाँ से भरे। नीलम ने वैदेही का हाथ थामते हुए कहा, आप चिंता न करें दीदी, अब मैं हूँ ना। आर्यन अब अकेला नहीं है। उस दिन उस सुनी इमारत में उम्मीद का एक दिया जल उठा था। वही दूसरी ओर हजारों मील दूर से उड़ान भरकर एक आलीशान प्राइवेट जेट शहर के हवाई अड्डे पर उतरा। उसमें से एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति बाहर निकला। यह राजेश था। सालों पहले वह पढ़ने के लिए विदेश गया था, लेकिन अब वह एक बड़ी टेक कंपनी का मालिक बनकर लौटा था। उसके पास दौलत थी, शहर थी, लेकिन दिल में एक पुराना घाव था जो कभी भरा नहीं था। गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे राजेश की आंखों में पुराने दिन तैर रहे थे। उसे याद आया कि कैसे वैदेही ने अपनी जमा पूंजी और गहने बेचकर उसे विदेश भेजा था। वहां पहुंचने से कुछ भी हफ्तों बाद उसका फ़ोन चोरी हो गया था। सारे नंबर खो गए थे। जब तक उसने संघर्ष कर खुद को स्थापित किया और वापस संपर्क करने की कोशिश की, तब तक वैदेही कहीं गायब हो चुकी थी। मैं आ गया हूँ वैदेही, मुझे माफ़ कर दो, मुझे आने में बहुत देर हो गई। अगले ही दिन राजेश अपनी पुरानी बस्ती में पहुंचा, जहां वह और वैदेही कभी साथ रहते थे। वह हर गली हर मोड़ पर उसे ढूंढता रहा, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। आखिरकार उसे एक पुरानी पड़ोसिन काकी मिली। जब काकी ने राजेश को पहचाना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तुम अब आए हो बेटा, काकी ने दुख से कहा। वैदेही ने बहुत इंतजार किया तुम्हारे जाने के बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। उसने अकेले ही बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम आर्यन रखा, लेकिन फिर वह बीमार हो गई, बहुत बीमार। पैसे खत्म हो गए, मकान मालिक ने निकाल दिया। वह बच्चे को लेकर कहाँ गई किसी को नहीं पता। राजेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। बच्चा मेरा बेटा, वो सुन रह गया। उसे पता ही नहीं था कि वह एक पिता भी है। उसकी वैदेही और उसका बेटा इस बड़े शहर में कहीं अकेले और बेसहारा थे। मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा काकी, चाहे मुझे पूरी दुनिया छाननी पड़े। राजेश ने कसम खाई और भारी मन से अपनी गाड़ी की ओर लौट गया। गम और पछतावे में डूबे राजेश ने तय किया कि जब तक वह उन्हें नहीं ढूंढ लेता, वह उन जैसे मजबूर लोगों की मदद करेगा। उसने अपने ड्राइवर से कहा, शहर के पिछड़े इलाकों में चलो, मैं वहाँ के छोटे अस्पताल और ज़रूरतमंद की मदद करना चाहता हूँ। उसका काफिला शहर के एक धूल भरे गरीब इलाके से गुजर रहा था। दोपहर हो चुकी थी और भूख लगने पर राजेश ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा किया। संयोग से उसकी महंगी गाड़ियाँ ठीक उसी सड़क के किनारे रुकी जहाँ नीलम की छोटी सी दुकान थी। राजेश गाड़ी से उतरा ही था
कि उसकी नज़र दुकान के बाहर नल के पास बैठे एक छोटे से लड़के पर पड़ी। नीलम की दुकान के बाहर राजेश की नजरें नन्हे आर्यन पर टिकी थी। उस बच्चे की सादगी और बर्तनों को मांझने की गंभीरता ने राजेश के मन को झकझोर दिया था। उसने अपनी नजरें घुमाकर नीलम की ओर देखा, जो भी प्रश्नवाचक दृष्टि से उसे देख रही थी। राजेश ने भारी आवाज में पूछा, मैडम, आज सोमवार है, यह बच्चा स्कूल में होने के बजाय यहाँ बर्तन क्यों धो रहा है? नीलम के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई। उसने आर्यन के सर पर हाथ फेरा और दुख भरी आवाज में कहा, साहब, स्कूल जाने की तो इसकी भी बहुत इच्छा है, लेकिन हालत ने इसे मजबूर कर दिया है। इसकी माँ बहुत बीमार है, उनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं है, स्कूल भी तो बहुत दूर की बात है। राजेश का दिल पसीज गया। वह शहर के गरीबों की मदद करने ही निकला था, लेकिन इस बच्चे की कहानी ने उसे व्यक्तिगत रूप से छू लिया। उसने तुरंत फैसला किया, क्यों मैं इसकी माँ से मिल सकता हूँ? मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। पड़ी वह लड़का अपनी नन्ही अंगुलियों से बहुत ध्यान से प्लेट धो रहा था। उसके चेहरे की गंभीरता और काम करने का सलीका देखकर राजेश के कदम ठिठक गए। उसे उस बच्चे में अपना ही बचपन दिखाई दिया। वो अनजाने खिंचाव के साथ उस बच्चे की ओर बढ़ा। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? राजेश ने नरम आवाज में पूछा। लड़के ने सर उठाया। पानी की बूंदें उसके गालों पर चमक रही थी। आर्यन, उसने मासूमियत से जवाब दिया। राजेश नाम सुनकर मुस्कुराया था कि दुकान के अंदर से नीलम बाहर आई। नमस्ते साहब, क्या चाहिए आपको? लेकिन राजेश की नजरें अब भी उस बच्चे पर टिकी थी, जिसे देखकर उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, मानो कोई बहुत पुरानी डोर उसे अपनी ओर खींच रही हो। नीलम पहले झिझकी। उसे डर था कि कहीं यह कोई गलत आदमी न हो, लेकिन राजेश की आंखों में एक सच्चाई और करुणा थी जिसे वह अनदेखा न कर सकी। उसने हामी भर दी और दुकान बंद करके आर्यन का हाथ थाम लिया। राजेश ने उन्हें अपनी आलीशान गाड़ी में बैठने का इशारा किया। धूल भरी गालियों से गुजरते हुए आर्यन बड़ी बड़ी आंखों से उस महंगी गाड़ी के अंदरनी हिस्से को देख रहा था। कुछ ही देर में वे उस अधूरी और वीरान इमारत के पास पहुंच गए, जहां आर्यन और वैदेही रहते थे। हम यहीं रहते हैं अंकल, आर्यन ने इशारा करते हुए कहा। राजेश गाड़ी से उतरा और उसने खंडहरमा इमारत के अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा और सीलन थी। जैसे ही उसकी नज़र कोने में बिछी फटी हुई चटाई पर पड़ी, उसके कदम वहीं जम गए। वहाँ जीवन और मृत्यु के बीच झूलती हुई वह महिला लेटी थी, जिसे वह बरसों से पागलों की तरह ढूंढ रहा था। वह वैदेही थी। राजेश के मुंह से कोई शब्द नहीं निकला, बस उसकी सांसें अटक गई। वैदेही, उसने बहुत धीमी और कांपती हुई आवाज़ में पुकारा। वैदेही, जो बेहोशी की हालत में थी, ने अपनी भारी पलकें धीरे धीरे उठाई। धुंधली नज़र के सामने खड़े सूट बूट वाले आदमी को देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजेश, वह बहुत मुश्किल से बुदबुदाई। यह नाम सुनते ही राजेश का सब्र का बांध टूट गया। वह दौड़कर उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। हाँ वैदेही, मैं हूँ, मैं वापस आ गया हूँ, उसने उसका ठंडा हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। लेकिन भावुक होने का समय नहीं था। वैदेही की सांसें उखड़ रही थी। राजेश ने तुरंत चिल्लाकर अपने गार्ड्स को बुलाया। जल्दी करो, इन्हें उठाओ, हमें अभी अस्पताल जाना होगा। इसी वक्त गार्ड्स ने बहुत सावधानी से वैदेही को उठाया और गाड़ी की पिछली सीट पर लिटा दिया। आर्यन यह सब देखकर सहम गया था। वह रोते हुए नीलम के पीछे छिप गया। दीदी, माँ को क्या हुआ? ये लोगों ने कहाँ ले जा रहे हैं? उसे डरते हुए पूछा। नीलम ने उसे गले लगाया और दिलासा दिया। डरो मत आर्यन साहब, तुम्हारी माँ को ठीक करने ले जा रहे हैं, हम भी साथ चलेंगे। गाड़ियों का काफिला सायरन बजाते हुए शहर के सबसे बड़े अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। राजेश ने फोन पर डॉक्टर की पूरी टीम को तैयार रहने का आदेश दे दिया था। अस्पताल पहुंचते ही वैदेही को इमरजेंसी वार्ड में ले जाया गया। कुछ घंटों की जांच के बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने गंभीर चेहरे के साथ कहा, मिस्टर राजेश, इनकी दोनों किडनी खराब हो चुकी है, हालत बहुत नाजुक है, हमें जल्द से जल्द ट्रांसप्लांट करना होगा। राजेश ने एक पल भी नहीं सोचा। डॉक्टर, जो करना है कीजिए, जैसे कि कोई चिंता नहीं है, दुनिया के किसी भी कोने से इंतजाम कीजिए, लेकिन मुझे वैदेही सही सलामत चाहिए, उसने दृढ़ता से कहा।
तभी उसे आर्यन का ख्याल आया, जो रिसेप्शन पर नीलम का हाथ पकड़े सही में हुए बैठा था। राजेश उनके पास गया। आर्यन को देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। यह उसका अपना खून था, उसका बेटा जो इतने सालों तक अनाथों जैसा जीवन जीता रहा था। लेकिन अभी सच बताने का वक्त नहीं था। उसने नीलम से कहा, नीलम, तू आर्यन को लेकर मेरे घर जाओ, वहाँ तुम दोनों सुरक्षित रहोगी। मैं यहाँ वैदेही के पास रहूँगा। नीलम हैरान थी कि वह एक अजनबी उनके लिए इतना क्यों कर रहा है, लेकिन उसने सवाल नहीं किया। राजेश के ड्राइवर ने उन्हें उसके आलीशान बंगले पर पहुंचा दिया। महल जैसा घर देखकर आर्यन की आंखें फटी की फटी रह गई। दीदी, क्या हम यहाँ रहेंगे? उसने मासूमियत से पूछा। नीलम ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आर्यन, अब शायद तुम्हारे दुख के दिन खत्म हो गए हैं। अगले 3 दिन अस्पताल में तनावपूर्ण रहे। राजेश ने अपनी किडनी डोनेट करने की पेशकश भी की और सौभाग्य से सब कुछ मिल गया। ऑपरेशन थिएटर के बाहर टहलता हुआ राजेश बस एक ही प्रार्थना कर रहा था कि उसे अपनी गलती सुधारने का, अपने परिवार को वापस पाने का बस एक मौका मिल जाए। सफल ऑपरेशन के कुछ हफ्तों बाद अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में शांति छाई थी। वैदेही अब खतरे से बाहर थी, लेकिन अभी भी कमजोर थी। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि राजेश उसके बिस्तर के पास एक कुर्सी पर बैठा था। राजेश भी ऑपरेशन से उभर रहा था, क्योंकि उसने अपनी एक किडनी वैदेही को दी थी। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में एक सुकून था। वैदेही राजेश ने उसका हाथ थामते हुए भर रही आवाज में कहा, तुम अब सुरक्षित हो। वैदेही की आंखों में सवाल थे। राजेश, तुम इतने साल कहाँ थे? मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया। मुझे लगा तुम हमें भूल गए। राजेश ने सिर झुका लिया और अपनी आपबीती सुनाई। कैसे विदेश पहुंचते ही उसका सब कुछ चोरी हो गया, कैसे वह संपर्क करने के लिए तड़पता रहा और कैसे उसने दिन रात मेहनत करके अपनी नई दुनिया बनाई सिर्फ वापस आने के लिए। मैं तुम्हें कभी नहीं भूला वैदेही। और अब मुझे पता है कि आर्यन मेरा बेटा है। काकी ने मुझे सब बता दिया था। राजेश ने रोते हुए कहा, मुझे माफ़ कर दो कि तुम्हारे बुरे वक्त में मैं साथ नहीं था, लेकिन अब मैं तुम्हें और आर्यन को भी कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। वैदेही और राजेश दोनों की आंखों से आंसू निकलने लगे और उन आंसुओं में वर्षों का दर्द धुल गया। कुछ दिनों बाद अस्पताल से छुट्टी मिलने पर वे राजेश के आलीशान बंगले पर पहुंचे। घर के अंदर आर्यन और नीलम सोफे पर बैठे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जैसे ही दरवाज़ा खुला, आर्यन की धड़कनें थम गई। उसने देखा कि उसकी माँ, जो कभी खड़ी नहीं हो पाती थी, आज धीरे धीरे चलकर अंदर आ रही है। माँ, आर्यन चिल्लाया और दौड़कर वैदेही के गले लग गया। माँ, तुम चल सकती हो? हाँ मेरे बच्चे, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। वैदेही ने फिर आर्यन को अपने सामने बैठाया और राजेश की ओर इशारा किया। आर्यन, मेरी बात ध्यान से सुनो। यह अंकल, यह तुम्हारे पापा है। आर्यन की आंखें आश्चर्य से फैल गई। पापा? उसने धीरे से फुसफुसाया। हाँ बेटा, मैं तुम्हारा पापा हूँ। अब मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊँगा। आर्यन, जो हमेशा पिता के प्यार के लिए तरसता था, दौड़कर राजेश की बाहों में समा गया। नीलम एक कोने में खड़ी यह मिलन देख रही थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अब बारी नीलम की थी। राजेश उसके पास गया और हाथ जोड़कर कहा, नीलम, तुमने मेरे परिवार को तब सहारा दिया जब मैं नहीं था। तुम्हारे यह एहसान मैं कभी नहीं चुका सकता। नीलम ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं भैया, मैंने तो बस वह किया जो सही था। राजेश ने मुस्कुराते हुए एक चाबी और एक लिफाफा नीलम के हाथ में थमाया। नीलम, यह शहर के एक अच्छे इलाके में तुम्हारे नए फ्लाइट की चाबी है और इस लिफाफे में तुम्हारे कॉलेज का एडमिशन लेटर है। साथ ही मैंने तुम्हारे लिए एक नया रेस्टोरेंट तैयार करवाया है। नीलम की रसोई। अब तुम्हें किसी के यहाँ नौकरी करने की ज़रूरत नहीं। तुम अपनी मालकिन खुद बनोगी। नीलम को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस दया ने उसे एक भूखे बच्चे को खाना खिलाने के लिए प्रेरित किया था, आज उसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। कुछ महीनों बाद राजेश और वैदेही ने धूमधाम से शादी कर ली। आर्यन को उसका पूरा परिवार मिल गया था। वे तीनों अब एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए विदेश जा रहे थे। हवाई अड्डे पर विदाई के समय नीलम भी मौजूद थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह बिछड़ने के नहीं, बल्कि गर्व और खुशी के आंसू थे। नीलम वहीं रुक गई, लेकिन
अब वह सड़क किनारे खाना बेचने वाली लड़की नहीं थी, वह एक सफल रेस्टोरेंट की मालकिन और एक छात्रा थी। उसने सीखा कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। एक छोटी सी मदद, एक प्याले चावल ने न केवल एक मरती हुई माँ को बचाया, एक बिखरे हुए परिवार को मिलाया, बल्कि उसकी खुद की किस्मत भी बदल दी। कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया गोल है। जो अच्छाई आप आज बांटते हैं वह कल दुगनी होकर आपके पास लौटती है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? अपने प्यारे गांव या शहर का नाम भी कमेंट में ज़रूर लिखिए। ऐसे ही और दिल छूने लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।